इसमें हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, मान लीजिए डी आर में एक साधारण दूरिक है, यानी डी जो है वो एक मैट्रिक स्पेस है और वास्तविक संख्या आर पर अर्ध संवर्त अंतराल ए जो दिया हुआ है 2,3 तथा बी जो दिया हुआ है 3,5 है, तो प्रदर्शित कीजिए सबसे पहले एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ ए सेट का है। अगर डायमीटर ऑफ ए सेट को डिफाइन करेंगे तो इसमें डायमीटर की डेफिनेशन थी सुपीरियर वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। किन 2 पॉइंट्स के बीच में? कोई भी ए के 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी। यहाँ 3 एक ओपन ब्रैकेट में है, यानी ऑलमोस्ट 3 के नियर अबाउट वैल्यू है, 3 नहीं है। हमें यह नहीं डिफाइन कर सकते कि 3 के नियर अबाउट वैल्यू कौन सी आएगी, तो उस केस में इस 3 को इसके साथ इंक्लूड करके चलेंगे। अगर 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे 1 आएगी, जो हमारे पास डायमीटर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें कि डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई, सुपीरियर वैल्यू होगी ये, सुपीरियर वैल्यू ऑफ डी एक्स कोमा वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। यहाँ सुपीरियर वैल्यू ऑफ जो डी एक्स कोमा वाई है वो इक्वल होगी 3 - 2 यानी 1 के। इसका मतलब डी ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वलेंट है। नियर अबाउट 1 है, नियर अबाउट 1 को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 3 के नियर अबाउट है, ओपन ब्रैकेट है, 3 इसमें इंक्लूडेड नहीं था, फिर भी हम इंक्लूडेड मान के चलेंगे इस केस में। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, डी ऑफ बी की वैल्यू। डी ऑफ बी मीन्स डायमीटर ऑफ बी है। अब डायमीटर ऑफ बी की बात करें तो अगेन सेम पार्ट है, सुपीरियर ऑफ डी एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बी। बी और बी के किन्हीं 2 अवयवों के मध्य दूरी है। ये 3 के नियर अबाउट से स्टार्ट हो रहा है और 5 के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो आएगी वो 5 और 3 के बिटवीन ही रहेगी। इस केस में हमारे पास ये भी वैल्यू 5 - 3 यानी 2 के इक्वलेंट आएगा, जो हमें प्रूफ करना था। बी पार्ट इसका, इसमें हमें यह दिया हुआ है कि डी डिस्टेंस बिटवीन 5/2 कोमा ए, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच में जब डिस्टेंस निकालते हैं, इस एलिमेंट का कौन से ऐसे एलिमेंट से डिस्टेंस निकालें दो दैट इनफीमम होता है। यहाँ पे इनफीमम का मतलब सबसे छोटा, 5/2 और ए के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी, जहां ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट हो। कैपिटल ए में जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3 सभी मान आएंगे। 5/2 जो है वो 2.5 होता है, इस अंतराल के मध्य उपस्थित है। अगर 5/2 की 5/2 से ही डिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे न्यूनतम आएगी, उससे न्यूनतम और कोई डिस्टेंस नहीं बन सकती, जो 0 आएगी। इसका मतलब जो हमारे पास ये मान आएगा वो 0 होगा, क्योंकि 5/2 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। 5/2 इज बिलोंग्स टू ए सेट से बिलोंग करता है। उसके बाद में पूछा है 7/2 कोमा बी। तो अब हमें पता है कि जो 7/2 है वो बिलोंग करता है बी से, और अगर कोई अवयव उसी से बिलोंग करता हो और उसी से सेट से डिस्टेंस निकालें तो उस डिस्टेंस सेट से होगी नहीं, 0 होगी। 7/2 का मतलब 3.5, 3 और 5 के बीच में उपस्थित है, इसलिए इसका मान भी कितना होगा? 0 होगा। अगर कोई और बिंदु होता, सपोज करो आपके पास 6 आ जाता, तो 6 और 5 के बीच में दूरी 1, वो 6 की बी से दूरी कहलाती। अगर हमारे पास 5.1 आ जाती तो 5.1 की 5 बी में अगर दूरी निकालते तो 5.1 - 5 0.1 दूरी आ जाती। लेकिन अगर उसी बिंदु की उसी समुच्चय से दूरी निकालेंगे तो वो हमेशा 0 कहलाएगी। उसके बाद में हमारे पास सी पार्ट, इसमें पूछा हुआ है कि ए और बी सेट के मध्य दूरी। ये जो दूरी की डेफिनेशन थी वो भी इनफीमम ऑफ डी ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी को रिप्रेजेंट करता है। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है हमें। यहां पे जो वैल्यू है वो 3 के नियर अबाउट है, हमें ये नहीं पता कि इसके नियर अबाउट कौन सी वैल्यू है, यानी ऑलमोस्ट 3 के इक्वल आ गया ये।
इसमें भी ऑलमोस्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि 3 के नियर अबाउट कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ओपन ब्रैकेट है इसलिए। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों में ही 3 कॉमन एलिमेंट है। अगर दोनों में 3 को कॉमन एलिमेंट लेके चलें, अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो कंफर्म होता कि कौन से पार्ट में है और कौन से पार्ट में नहीं है, फिर उनके बीच में डिस्टेंस इजीली निकाली जा सकती थी। लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट में है तो नियर अबाउट यानी 2.99999 कितना भी चल सकता है इनफाइनाइट टाइम्स तक, और उधर अगर हम स्टार्ट करें तो 3.000001 कितना भी पार्ट में चल सकता है। उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत रेयर केस में आएगा डिस्टेंस, नेग्लिजिबल डिस्टेंस आएगा, उस नेग्लिजिबल डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो ए और बी के बीच में इन्फिमम डिस्टेंस है वो इनके जो ओपन ब्रैकेट होने के कारण ये दोनों ही ए और बी में इंक्लूडेड सपोज किए जाएंगे, और उसके लिए इनकी डिस्टेंस जो आएगी वो 0 होगी। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में थोड़ा सा आप लिख लेना कि ए में 3 के नियर अबाउट वैल्यू और बी में 3 के नियर अबाउट वैल्यू है, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस आएगा, और नेग्लिजिबल डिस्टेंस को हम 0 के इक्विवेलेंट मान के चलेंगे। उसके बाद में टॉपिक है इसमें 4, अगर डी 4, की बात करें, 4, यानी ए का 4 से डिस्टेंस, इस ए की 4 से डिस्टेंस निकाल लो। यहां पे आ जाएगा 4 के नियर अबाउट जो इन्फिमम वैल्यू है वही आएगी हमारे पास 4 - 3 यानी 1। 1 इज द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम सेट ए। देन D6B, अगेन सेम केस है, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए बी की 6 से, अगर 6 से बी की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो 6 - 5 आ जाएगी जो 1 है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 था। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन लेके चलें, 5वां एग्जाम्पल कि वास्तविक रेखा आर के 2 संवृत्त उपसमुच्चयों ए और बी का एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि डी ए कोमा बी बराबर 0 लेकिन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। देखो डी ए कोमा बी 0 हो लेकिन डी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 5 है। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो अगर नॉर्मल एग्जाम्पल देता तो ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते थे। इन दोनों एग्जाम्पल में देखो ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, फिर भी इनके बीच में डिस्टेंस जो आ रही है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरे, उसने ये कहा है कि एक ऐसे संवृत्त समुच्चय उपसमुच्चय ए और बी का उदाहरण दीजिए जिनके मध्य जो डिस्टेंस है वो 0 है, जबकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 5। तो आप ये इसने जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 2 3 4 डैश डैश डैश, और b इज इक्वल टू आप इसमें दिया हुआ है n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी एक नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है ओनली 1 को छोड़ते हुए, एंड n ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब 2 से ग्रेटर देन को हम इसको अगर शो करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे 2 + ½ ये आएगा, 3 + 1/3, 4 + 1/4 डैश डैश डैश। इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, उसमें तो ओनली नेचुरल नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 4 5 लगातार चलते जा रहे हैं, और इसके अंदर फ्रैक्शन में भी हैं, फ्रैक्शन में भी हैं, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है इन दोनों में। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो तो 5 है, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन इनमें अब अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस होता क्या है हमारे पास, डिस्टेंस किससे डिफाइन करेंगे, इन्फिमम वैल्यू बिटवीन डी ऑफ ए एंड डी ऑफ बी से डिफाइन करेंगे। इसमें अगर डी ऑफ ए और डी ऑफ बी से डिस्टेंस निकालेंगे, डी ऑफ ए कोमा बी से हम रिप्रेजेंट करें इसको, तो ये बन जाएगा a - b के मापांक को रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फिमम वैल्यू ऑफ a - b वेयर a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ a जो है वो हमारे पास वैल्यू को शो करता है a +1/a से, और b रिप्रेजेंट करता है a से, a बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि इसमें जो नेचुरल नंबर लिया और इसमें n+1/n से डिफाइंड किया, उनके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो a के नियर अबाउट ही हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो a से a कैंसिल हो जाता है, इन्फिमम वैल्यू ऑफ हमारे पास 1/a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A रिप्रेजेंट होगा। लेकिन ये एक नेचुरल नंबर नहीं है,
हम जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो सारे के सारे इसमें ए के लिए जो एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं या जो डिस्टेंस आएगी वो एक नेचुरल नंबर बननी चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर नहीं बन रही, जिसके कारण इसको हम क्या लेके चलेंगे, 0। ये आपका 5th एग्जाम्पल था। ओपन स्फीयर देख लीजिए भी। देखो मान लेते हैं कि X एक मैट्रिक स्पेस है, D जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस स्फीयर के अंदर एक हमारे पास कोई भी एलिमेंट है x0। इस x0 को केंद्र लेकर और r त्रिज्या का अगर गोला परिभाषित कर दिया जाए तो इस गोले में अवयव आएंगे, इस x0 के आसपास के अवयव विद्यमान होंगे। इस आसपास के अवयवों में अगर मान लो एक बिंदु x जो है वो इस गोले में विद्यमान है, तो इस x की x0 से जो दूरी होगी वो हमेशा स्मॉलर देन होगी r से। इस प्रकार का जो गोलक होगा उसे हम विवर्त गोलक या ओपन स्फीयर कहते हैं। यानी ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा स्मॉलर देन रहती है। एक निश्चित दूरी स्मॉलर देन, निश्चित दूरी से स्मॉलर रहती है उनकी दूरी, r से स्मॉलर रहे, r के इक्वल नहीं आएगी। अगर r के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में क्लोज स्फीयर बन जाएगा वो। हम आगे जाके क्लोज स्फीयर को भी डिफाइन करेंगे। तो अगर ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसकी x0 से जो दूरी का हमारे पास दूरी निकालते हैं वो उसकी त्रिज्या से, उस रेडियस से r से स्मॉलर रहती है, उसे हम विवर्त गोलक कहते हैं। और इस विवर्त गोलक को SR x0 से व्यक्त करते हैं। S मतलब स्फीयर है, R का मतलब उसकी त्रिज्या और x0 का मतलब है केंद्र। इस x0 से कई गोलक परिभाषित किए जा सकते हैं। विवर्त गोलक कोई एक ही नहीं बन सकता। इस केंद्र को मानकर हम कई विवर्त गोलक बना सकते हैं, उनकी रेडियस अलग अलग हो जाएगी। मान लो हमारे पास एक गोलक ये बना दिया x0 को लेकर, एक विवर्त गोलक ये परिभाषित कर दिया, ये विवर्त गोलक परिभाषित कर दिया। इनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती जाएंगी, उनके अनुसार विवर्त गोलक भी अलग अलग परिभाषित होते जाएंगे। लेकिन x0 को केंद्र मानकर अगर किन्हीं बिंदुओं का समुच्चय इस प्रकार से हो कि उसकी त्रिज्या से स्मॉलर बने तो उसे हम विवर्त गोलक कहते हैं। और जब डेफिनेशन में लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसके अंदर x एक ऐसा अवयव आएगा जो कैपिटल X का एलिमेंट होगा तथा x तथा x0 के मध्य जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा स्मॉलर देन होगी r से, वेयर r इज एनी रियल नंबर, एनी रियल पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x और x0 के मध्य जो डिस्टेंस है वो r से स्मॉलर हो फॉर ऑल r बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ये भी हमारे पास इसका ही नोटेशन है। या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू x0 माइनस r कॉमा x0 प्लस r फॉर ऑल r बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। तो उस केस में जो भी इस समुच्चय, इस ओपन इंटरवल में विद्यमान हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनके समुच्चय को हम विवर्त गोलक कहते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उसके परिधि के भी अवयव विद्यमान हो, उसके अंदर जो अवयव हैं वो तो विद्यमान होंगे ही होंगे, उसके साथ में उसके परिधि के भी अवयव विद्यमान हो तो उसे हम समवर्त गोलक कहेंगे। यहाँ अगर हम परिभाषित करें तो SR x0 इसको क्लोज ब्रैकेट से शो करते हैं। ओपन ब्रैकेट है तो इसका मतलब विवर्त गोलक है और क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब समवर्त गोलक है। इसके अंदर हमारे पास x वो एलिमेंट्स आएंगे जिनकी x, x0 से जो दूरी है वो लेस देन और इक्वल टू है r से, वेयर r इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस x0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, और इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ x0 माइनस r, x0 प्लस r।
ये हमारे पास सैमवर्त गोलक को परिभाषित करने का मेथड रहेगा। सैमवर्त गोलक के लिए ऑलवेज हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, चाहे तो एस आर एक्स जीरो क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करो, चाहे एस आर एक्स जीरो कोमा आर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दें। जब क्लोज ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट लगा होगा, इसका मतलब सैमवर्त गोलक को परिभाषित किया गया है। सेम परिभाषा रहेगी, लिख लीजिए। आंतरिक बिंदु को परिभाषित कर रहे हैं। आंतरिक बिंदु का मतलब क्या है? सबसे पहले मान लो ए एक कोई भी समुच्चय है, उपसमुच्चय है ये x का, x एक मैट्रिक्स स्पेस है, x कोमा डी, उसके अंदर एक उपसमुच्चय लेके चल रहे हैं। इसका कोई भी बिंदु जो है वो आंतरिक बिंदु कब कहलाएगा? यदि उस समुच्चय के अंदर हो वो बिंदु। छोटी सी डेफिनेशन कहें तो। लेकिन अगर अन्य परिभाषा दें तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इसके अंदर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे या जो भी आंतरिक बिंदु होंगे उन पर गोलक बनाए जा सकते हैं। विवर्त गोलक को परिभाषित किया जा सकता है। ये भी एक विवर्त गोलक होगा इस बिंदु के लिए, ये भी एक विवर्त गोलक होगा और ये भी एक विवर्त गोलक होगा। अगर कोई भी बिंदु जो है वो किसी समुच्चय का आंतरिक बिंदु है तो कम से कम एक उस बिंदु को केंद्र मानकर बनाया गया गोलक जो है वो उसमें विद्यमान होना चाहिए, सबसेट बनना चाहिए। भी अगर हम ए के आंतरिक बिंदु को परिभाषित करेंगे तो एस आर एक्स जीरो, मैं एक्स जीरो कोई भी एक बिंदु लेके चल रहा हूं जो कि इसका अवयव है। अगर एक्स जीरो को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का, आर कोई भी छोटे से छोटा मान हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही मान होगा आर त्रिज्या, कम से कम एक गोलक होना चाहिए। कम से कम एक गोलक का मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम एक गोलक ऐसा होना चाहिए विवर्त गोलक जो उसका सबसेट बने। यानी ये जो समुच्चय है वो अगर ए का सबसेट बनता है तो ये एक्स जीरो जो है वो आंतरिक बिंदु कहलाता है। मान लो हम कह देते हैं कि y इसका आंतरिक बिंदु है, तो इसका मतलब है कि कोई भी त्रिज्या का एक गोलक परिभाषित करें तो वो सबसेट होगा ए का। कम से कम एक गोलक उसका सबसेट बनना चाहिए। अगर एक गोलक उसका सबसेट बनता है तो ही उसे आंतरिक बिंदु कहेंगे, अन्यथा वो आंतरिक बिंदु नहीं है। कोई भी सेट दे दिया जाए तो उसके अभ्यंतर का मतलब है कि उस गोलक के अंदर आने वाले जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय, या ये कह दें कि आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय उस समुच्चय का अभ्यंतर कहलाता है। अभ्यंतर को हम हमेशा ए जीरो से व्यक्त करेंगे। ए जीरो का मतलब अभ्यंतर है। इसमें ए जीरो इंटीरियर ऑफ ए, अर्थात अगर इसमें एक्स विद्यमान है तो एस आर एक्स जो है वो ए का सबसेट होगा। या ये कह सकते हैं कि सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, किसी समुच्चय के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय अभ्यंतर कहलाता है, उस समुच्चय का अभ्यंतर कहलाता है। लिख लीजिए। देखो विवर्त समुच्चय को परिभाषित करेंगे। माना एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है। इस मैट्रिक्स स्पेस में ए जो है वो सबसेट है एक्स का। इस ए समुच्चय को विवर्त समुच्चय कहते हैं यदि इसका प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु हो। यानी कोई भी समुच्चय विवर्त समुच्चय कहलाता है यदि उसके प्रत्येक अवयव जो है उसका आंतरिक बिंदु बन जाए। आंतरिक बिंदु क्या था? उस पर विवर्त गोलक परिभाषित करें तो उसी के अंदर विद्यमान होना चाहिए, सबसेट बनना चाहिए। तो हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि ए जो है वो विवर्त समुच्चय कहलाता है यदि एक x अगर हम ए का अवयव लेके चलें, एस आर एक्स जो है वो सबसेट हो ए का। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक का मतलब जितने भी अवयव हैं ए के, उनमें अगर विवर्त गोलक परिभाषित करें तो वो विवर्त गोलक जो है वो सबसेट बन जाने चाहिए ए के। तो हम ए को विवर्त समुच्चय कहेंगे, अन्यथा ए विवर्त समुच्चय नहीं है। तो परिभाषा, नॉर्मल सी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय के सभी बिंदु आंतरिक बिंदु हैं तो उसे हम विवर्त समुच्चय कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो एक ऐसा समुच्चय जिसके प्रत्येक अवयव पर बनाए गए गोलक, कम से कम एक गोलक जो है वो उसी समुच्चय में विद्यमान हो, तो उसे हम विवर्त समुच्चय कहते हैं।
हम आगे जाके विवर्त समुच्चय सिद्ध करेंगे वो इसी तरह से सिद्ध करेंगे, एक अवयव लेके चलेंगे, उस पर गोलक परिभाषित करेंगे, अगर वो गोलक उसी का सबसेट बन जाएगा हम कह देंगे वो विवर्त समुच्चय है, अगर सबसेट नहीं बनता तो वो विवर्त समुच्चय नहीं है।